वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है evidyarthi.in में। उम्मीद है सब यार बिल्कुल अच्छे हो। और हम कर रहे थे यार आपका चैप्टर नंबर 1 विच वाज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपकी जियोग्राफी की बुक से। सो गाइस ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सो यार ये वाला जो टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, पक्का आएंगे। सो ये मैं बहुत डिटेल तरीके से और हर एक पर्टिकुलर वर्ड को आपको अच्छे से समझा दूंगी। सो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं गाइस। तो सबसे पहले यार ये जो है ना सॉइल इरोजन, ठीक है, ये ना छोटी क्लासेस में भी मे बी आपने पढ़ा होगा पर थोड़ा ब्लैंक टाइप हो गया होगा। सॉइल इरोजन, सॉइल यानी कि मिट्टी हो गई, इरोजन यानी कि इरोजन वर्ड इरोड से भी आया गाइस। इरोजन का मतलब है कटाव, यानी कि मिट्टी को खराब कर देना। ठीक है, इरोजन का ये भी मतलब होता है गाइस कि समटाइम्स प्रकृति के ना कुछ एजेंट होते हैं, जैसे कि पानी, हवा, बर्फ, जो वेव्स होती है ना समुद्र में, वो ले लीजिए लहरें, इन सब में बहुत ज्यादा ताकत होती है। ठीक है, सॉइल तो फिर भी मिट्टी में कितना ही दम होता है गाइस। सॉइल को किसी भी तरीके से आप मतलब उड़ा देते हो, है ना, ऐसे पैर मार के भी उड़ा दोगे तो भी सॉइल उड़ जाएगा। तो ये जो प्रकृति के कुछ एजेंट है ना, जैसे कि बर्फ, पानी, हवा, ये क्या करते हैं, ये ना मिट्टी के तत्वों को उड़ा के ले जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इस एक रेगिस्तान में अगर आप 2 मिनट के लिए ऐसे खड़े रहो ना रेगिस्तान में, जैसे समझ लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और थोड़ी देर बाद आके देखोगे ना तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाएगा, अलग ही कुछ उसका शेप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा ने उसको उड़ा के उसका शेप चेंज कर दिया है। सो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर ना ये पानी, हवा, बर्फ, ये बहुत सारे लैंड फॉर्म्स एंड लैंडस्केप्स का ना शेप चेंज कर देती है। सो गाइज मिट्टी के ऊपर ना एक लेयर रहती है, ठीक है, मिट्टी सॉइल जो होती है उसके अंदर फर्टिलिटी रहती है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है। तो ये हवा पानी उड़ाकर या उसको बहाकर उस मैटर को ना कहीं और ले जाते हैं, मतलब एक तरीके से मिट्टी की उपजाऊगृति खत्म कर देते हैं, उसको खराब करके चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज इस इमेज को देखिए, ये भूमि पूरी तरीके से सही थी पहले, ठीक है, लेकिन समझ इसमें से पानी, इतना ज्यादा मात्रा में पानी बह के चला गया कि इस मिट्टी की हालत खराब हो गई है। देखकर ही लग रहा है यार एकदम कितनी सैड सी मिट्टी है। ठीक है, सो गाइस इसमें पानी बहुत ज्यादा ऐसे पानी बह गया है, तो देखिए क्या हालत हो गई है। आपने न्यूज में भी देखा होगा, जब भी आंधी तूफान ये सब बारिश वगैरह आती है, एग्रीकल्चर फील्ड्स की ना, खेतियों की हालत खराब हो जाती है, बहुत नुकसान होता है फार्मर्स को इस पानी और हवा की वजह से। सो गाइस सॉइल को पूरी तरीके से खराब कर देना with the help of natural agents like water, wind, ice and waves, it is called as soil erosion। ठीक है, ये हमें अच्छी तरीके से पढ़ना था गाइस, क्योंकि इरोजन का मतलब आपको समझना जरूरी है। मिट्टी को खराब कर देना प्राकृतिक एजेंट्स के द्वारा, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, सो गाइज नेचुरल प्रोसेस होता है ये, हम मिट्टी को या पानी को कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, प्रकृति माँ की देन है, प्रकृति माँ ही उसको संभाल सकती है। और जब भी ये पानी का प्रकोप आता है, हवा का प्रकोप आता है, आप जानते हो आंधी वगैरह, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पेड़ उजाड़ के चला जाता है। सो मिट्टी क्या बड़ी चीज है। ठीक है, सो गाइज ये क्या करता है, बड़े बड़े खेतों से ना, फील्ड से कैरी करके हवा पानी उस कैरी करके उसको ले जाता है कहीं और ले जाके, ये कौन लेके जाता है, हवा, विंड, बर्फ, वेव्स ले जाके कहीं और जमा करके आ जाता है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली। ठीक है, मिट्टी के बनने का भी एक प्रोसेस होता है, मिट्टी के खराब या उजड़ जाने का भी एक प्रोसेस होता है, और ये साइमल्टेनियसली चलता है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है गाइस, साथ साथ, धीरे धीरे। मतलब कहीं पे अगर मिट्टी बन रही है, कहीं पे मिट्टी बन रही है तो कहीं पे बेचारी उजड़ रही है पानी हवा के द्वारा। ठीक है, सो गाइस ये है सॉइल फॉर्मेशन का चार्ट। सॉइल फॉर्मेशन हमने बहुत पहले ही टॉपिक्स में पढ़ लिया था। ठीक है, कि किस तरीके से मिट्टी को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं थोड़ा सा बनने में, डेप्थ में थोड़ा सा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें, ये पेरेंट मटेरियल,
पत्थरों के टूटने से भी मिट्टी बनती है। पत्थर कौन कौन से? मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। ये हर मिट्टी के पेरेंट हैं, मतलब इन्हीं पत्थरों के टूटने पर ही सॉइल बनता है। और ये पत्थर ऐसे नहीं टूट जाते हैं, ये सारी चीजें ना नेचुरल प्रोसेस से चलती है, इंसानी प्रोसेस से नहीं चलती, इसलिए इनको बनने में हर चीज को काफी वक्त लग जाता है, ठीक है। जैसे हम एक पेड़ को बो तो सकते हैं, लेकिन उसके धीरे धीरे उगने का, धीरे धीरे बड़ा होने का प्रोसेस वो इंसान के हाथ में नहीं है, वो पेड़ खुद ही करेगा और उसको बनने में वक्त लगेगा, ठीक है। सो सॉइल ले लीजिए, लैंड ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हर चीज जो प्रकृति माँ के द्वारा हमें मिल रही है उन सबको बनने में काफी वक्त लगता है। सो सॉइल फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, वैसे ही अब हम इसमें सॉइल इरोजन पढ़ेंगे, जैसे कि सॉइल मिट्टी खराब हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज ये एक लैंड है, ठीक है। अब इसमें पानी एक सही मात्रा में रहेगा तो ये लैंड अच्छा खिलेगा, अच्छा खेती होगी, फील्ड अच्छा बनेगा। ये अगर ज्यादा मात्रा में पानी इसमें गिरा तो ये ज्यादा मात्रा में पानी डाल देने से भी खेती नहीं हो पाती है गाइस। फॉर एग्जाम्पल जब हम नमक ज्यादा डाल देते हैं ना खाने में तो कैसा तीट-कूटे, मतलब खाने लायक नहीं रहता है, लेकिन अगर कम भी डाल देते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो हर चीज एक बैलेंस्ड फॉर्म में ही अच्छी लगती है। अगर आप किसी सूखे बंजर इलाके में पानी डालेंगे और सोचेंगे वहां पेड़ उग जाएगा तो ऐसा भी नहीं होता है, और अगर बहुत ज्यादा गीले गीले इलाके से आप पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो भी पेड़ नहीं उगेगा। बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो मैं कहती हूँ यार खेती सबके बस की बात नहीं है। सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। तो हमारे नेचर में हर चीज बैलेंस फॉर्म में चलती है यार, मतलब कहीं पे एक जानवर मर रहा है तो कहीं पे जन्म ले रहा है, कहीं पे एक बच्चे की मृत्यु हो जा रही है तो दूसरे बच्चे का जन्म हो रहा है, कहीं पे एक पेड़ कट रहा है तो कहीं पे एक पेड़ उग के खड़ा हो गया है, ठीक है। सो कहीं पे मिट्टी बन रही है तो कहीं पे उजड़ रही है। Sometimes this balance is disturbed due to human activities also। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी के खराब होने की वजह प्रकृति खुद भी होती है, पानी, हवा, आइस, वेव्स उसको खराब करके उड़ा के चली जाती है, कहीं और डिपॉजिट कर देती है, लेकिन इंसान भी गम नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी मिट्टी की बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाती है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ को बुरी तरीके से काट के चले जाते हैं और पेड़ इतने बड़े बड़े एकदम भारी भारी पेड़ जब से ढम करके सॉइल पे गिरते हैं तो क्या सॉइल की बुरी दुर्दशा नहीं होगी? ठीक है, एक सॉइल बेचारा ऐसे ले डाउन होके बैठा है और उस पर धम करके पेड़ गिर जाए, बिल्कुल ऐसी बात है कि यार मैं एक पेड़ कट रहा है और मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, पेड़ मुझ पे गिरेगा, मेरा तो कचूमर बन जाएगा, तो सॉइल का नहीं बनेगा, सॉइल तो मेरे से भी ज्यादा डेलिकेट है, ठीक है। सो गाइस ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जब डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ वेड़ काटते हैं तो एक भूमि को नष्ट करके चले जाते हैं, उधर की मिट्टी, उधर का लैंड, वाइल्ड लाइफ सब खराब हो जाता है, ठीक है। सो ओवर ग्रेजिंग भी एक अनदर एक्टिविटी है जिससे मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचता है। जब एक जानवर ऐसे घास उधेड़ उधेड़ के खाता है एक बैलेंस्ड वे में, ठीक है, फिर वो घास वापस उग जाती है, मिट्टी खुद को ठीक कर लेती है। लेकिन अगर आप ओवर किसी चीज को करोगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से एग्जांपल समझाती हूँ। ये मेरी स्किन है, स्किन को आप सॉइल समझ लीजिए, सॉइल या लैंड समझ लीजिए। लैंड के ऊपर ही तो सॉइल होता है ना, एक जमीन के ऊपर ही मिट्टी होती है, ठीक है, तो दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए घास उगी पड़ी है, अब ऐसे आप अपने बालों को ऐसे नोच के आप फेंकोगे तो क्या वो जगह ठीक रहेगी? नहीं, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा या मे बी आपको एक्ने हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो वैसे ही यार सॉइल और लैंड के साथ भी कुछ इसी तरीके से होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ग्रेस करवा दोगे ना जानवर को, अभी एक जानवर घास खा के गया, वापस एक जानवर घास आके खा रहा है, सॉइल को मतलब राहत नहीं मिल रही है, लैंड एकदम पागल सा हो जा रहा है, उसको थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिल रहा है, उसको आके कोई ना कोई नोच के खाया जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, गाइस कंस्ट्रक्शन ऐसे करके खुदाई करना, हमारे इक्विपमेंट्स देखें कितने बड़े बड़े जेसीबी, ट्रक वगैरह उसके ऊपर से चलते हैं, क्या हालत होगी सॉइल की? ऑब्वियसली खराब होगा, ठीक है। माइनिंग, इतनी डीप हम लोग लैंड के अंदर खुदाई करते हैं, सॉइल की उसमें भी खराब हालत होती है, ठीक है। सो दीज आर सम एक्टिविटीज जो सॉइल का नाश करते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। गाइज ये आ सकता है कि गली किसको कहते हैं,
ठीक है। सो गाइस क्या होता है ना, पानी समटाइम्स ना, पानी अगर एक मिट्टी के परत से एकदम आप फ्लो करवाते रहो तो वो काट देता है उसको। ठीक है, समझ लीजिए ये सॉइल है। ठीक है, अब यहां से मैं पानी बहाए जा रही हूँ, क्या कर रहा है, इसने एक चैनल बना दिया। ठीक है, इसने एक चैनल बना दिया बेसिकली, है ना। तो ये चैनल बनाता चला जाता है, तो इस चैनल को कहते हैं डीप गलीज, डीप चैनल्स को कहते हैं गलीज। ठीक है, एक फील्ड से पानी आप बहाते रहो तो वो जो सॉइल है वो कट के वो नैरो चैनल्स बना देता है, दैट इज कॉल्ड एज गलीज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्या देखो यार ये हालत हो जाती है मिट्टी की। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से, मतलब इतनी खराब हालत हो जाती है। देखिए पानी बह के एक सुंदर उपजाऊ मिट्टी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन हालत खराब हो जाती है गाइस। सो हमारे पीठ पीछे इतनी सारी चीजें चल रही होती है और हमें पता नहीं रहता। सो लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ऐसे बड़ी बड़ी गलियां बन जाती है ना। ठीक है, ऐसे गली की तरह बन जाता है ना, तो इससे क्या होता है, वो लैंड अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, और इस लैंड को बैड लैंड कह दिया जाता है। मतलब समझिए एक लैंड है, एक सॉइल वाली लैंड है, मिट्टी वाली लैंड है, फर्टाइल है, अच्छी है, उपजाऊ है, लेकिन अचानक से उसमें बहुत सारा पानी बह गया है, अचानक से पानी हो गया, उस लैंड पे पानी से भर गया है, नैरो डीप कट बन गए हैं उसके ऊपर, तो उसमें खेती अच्छे से हो पाएगी, दैट इज अनफिट राइट नाउ। तो उसको बैड लैंड बोल देते हैं, मतलब खराब जमीन हो गई है भाई अब ये। और जब अर्थक्वेक्स आते हैं, जब पानी का बाढ़ आता है, जब आंधी आती है, तो यही चीजें खेती में होती है गाइस। खेतों में बड़ी बुरी तरीके से इन सब चीजों के द्वारा, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग के द्वारा वो जगह खराब हो जाती है। ठीक है, सो गाइस चंबल बेसिन की बात करें, चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइन्स। ठीक है, सो चंबल बेसिन कहाँ है गाइस, आई थिंक इट्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। चंबल बेसिन, यहाँ पे जो चंबल बेसिन में जो जमीनें हैं ना, इनको रेवाइन्स कहते हैं गाइस। ये रेवाइन्स क्या होता है, या रेविन्स होते हैं नैरो डीप वैलीज। तो गाइस आप सोच रहे हो ऐसे डीप वैलीज पानी के कारण बन गई हैं, तो हाँ, डीप वैलीज पानी के कारण बन जाती हैं। समझ लीजिए यहाँ पे लैंड थी, ये पूरी जगह लैंड से भरी हुई थी, लेकिन यहाँ पानी बहता गया और काटता गया और फिर ये बड़ी बड़ी वैलीज बना गया। सो राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में ऐसे बहुत बड़ी बड़ी वैलीज बनी हुई हैं। ठीक है, तो लाइक आप सोचो यार ये सब चीजें कैसे बन जाती है ना नेचुरल प्रोसेस से। ठीक है, हम सोचते हैं पानी ने इतनी बड़ी बड़ी घाटियां बना दी, इतनी बड़ी बड़ी वैलीज बना दी, तो हाँ यार पानी को हम मजाक में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज शीट इरोजन। अब शीट इरोजन क्या होता है, व्हाट इज नोन एज शीट इरोजन, मिट्टी के ऊपर ना गाइस एक उपजाऊ लेयर होती है। ठीक है, एक पतली सी लेयर होती है जो अच्छी फर्टाइल लेयर होती है। अब कभी कभी क्या होता है गाइस, पानी उसको बहा के ले जाती है, उस लेयर को, उस शीट को बहा कर ले जाती है, इसको कहते हैं शीट इरोजन। ठीक है, और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है पानी के द्वारा। एक शीट सॉइल की उड़ा के ले गया, दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन। ठीक है, विंड इरोजन क्या होता है गाइस, विंड इरोजन भी होता है, सॉइल के ऊपर की लेयर को विंड द्वारा हटा दिया गया, तो उसको कहते हैं विंड इरोजन। ये दोनों बहुत आसान है गाइस, शीट इरोजन एंड विंड इरोजन, बस आपको ये याद रखना है। लूज सॉइल जब उड़ा के ले जाती है तो उसको विंड इरोजन कहते हैं, हवा द्वारा हो रहा है ये चीज। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसे मशरूम्स बने रहते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे घाटियां बनी रहती हैं। ठीक है, और कुछ 4 से 5 साल बाद आके उन घाटियों को देखिए तो उसका शेप अलग हो जाएगा, वो छोटे हो जाएंगे, वो अलग अलग शेप के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हवा इस लूज मिट्टी को बहा के उसका शेप चेंज करती रहती है, विंड इरोजन। ठीक है, अब गाइस सॉइल इरोजन और भी मतलब देखा जाए तो सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, अब मिट्टी और भी तरीके से खराब हो सकती है। अगर आप खेतीहर हो यानी फार्मिंग करते हो और अच्छी तरीके से फार्मिंग के मेथड नहीं जानते हो, फार्मिंग कैसे होती है ये नहीं जानते हो, आप ज़्यादा खुदाई कर देते हो, ज़्यादा केमिकल डाल देते हो, तो इस वजह से भी मिट्टी की उपजाऊगृति या मिट्टी का नष्ट होना
अनिवार्य है। ठीक है सर, मिट्टी बड़ी बुरी तरीके से कंडीशन में आ जाएगी अगर आपको पता ही नहीं खेती कैसे करते हैं। पानी ज़्यादा डाल दे रहे हो, केमिकल ज़्यादा डाल दे रहे हो, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा डाल दे रहे हो। सो डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग की वजह से भी सॉइल का इरोजन होता है, यानी कि सॉइल की खराबी हो जाती है। ठीक है, अब क्या है गाइज, प्लाउइंग इन अ रॉन्ग वे, ये दूसरा तरीका है जिससे आप सॉइल को खराब कर रहे हो। आप बुरी तरीके से खुदाई कर रहे हो, आपको जैसे करनी चाहिए कटिंग वटिंग करके, एक प्रोसेस होता है खुदाई करने का भी, लेकिन आप बुरी तरीके से कर रहे हो, उससे भी आप बुरी तरीके से कट कर दे रहे हो सॉइल को, चैनल्स बना दे रहे हो, डीप डीप चैनल बना दे रहे हो। सो उससे भी सॉइल खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे कि ये है सॉइल, इसको खुदाई करी गई, अगर गलत तरीके से कर दिया है, अगर बहुत ज्यादा डीप कट कर दिया है तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम पर्टिकुलर कुछ टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ने वाले हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जिससे मिट्टी का खराब होना कम से कम हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है गाइज, इसको अब अच्छे से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी को मैं बोल रही थी, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब तक हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन करते हैं, सॉइल का खराब कर देते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से फार्मिंग है जो सॉइल को बचा सकते हैं, कंजर्व करना, मिट्टी को ठीक करना, मिट्टी को ठीक रखना। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहला है प्लाउइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस। ये है वर्ड हमारा कॉन्टोर लाइंस। ठीक है, ऐसी भूमि और फिर उसको इस तरीके से ऐसे लाइन बना बना के खेती करना, ये भी एक अच्छा मेथड है गाइस। ठीक है, समझ लीजिए, मतलब एक तरीके से छोटी क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्टोर लाइंस। कॉन्टोर लाइंस कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब अगर यहाँ पे मैं पानी छोड़ू, तो ये पानी बहकर चला जाएगा आगे। ठीक है, वो वहां पे जमा नहीं रहेगा, बह के चला जाएगा। जितना मिट्टी को जितना पानी चाहिए वो पानी उतना सोख लेगा और फिर पानी को आगे छोड़ देगा। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके की फील्ड जो हर तरीके से बॉर्डर्ड है उसके अंदर पानी छोड़ दूं तो वो पानी वहीं पे जमा रह जाएगा। तो हमको नैरो चैनल या गलियां भी बनानी होती है पानी के बह जाने के लिए। ठीक है, पानी जितना सॉइल को चाहिए वो उतना सोख कर फिर वो आगे छोड़ देगा अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझ लीजिए मैंने पानी छोड़ा, यहाँ मैंने एक नाली एक कुछ ऐसा बना दिया है जिससे पानी छूटता है। यहाँ पे तो पानी छूटा और यहाँ पे ऐसे करके आप कह सकते हो इस तरीके से पानी बह गया, जितना चाहिए था खेत को पानी मिल गया, फिर वो बह गया। और भी है गाइस, और भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, टेरेस कल्टीवेशन हो गया। ये कुछ ऐसे मेथड है गाइस जो बहुत ज्यादा ना अच्छे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, टेरेस कल्टीवेशन को सबसे पहले समझते हैं, ये उसी की फोटो है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रखा है ना, ये एक घाटी है, एकदम वैली की तरह बना हुआ है, स्लोप की तरह, स्लोप इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे आप कुछ भी खेती करिए और यहाँ से पानी छोड़िए, पानी जितना चाहिए होगा एक एक सीढ़ी को उतना पानी ले लेगा और फिर वो बह जाएगा नीचे। मतलब यहाँ पे पानी जमा नहीं रहेगा, सॉइल को बर्बाद नहीं करेगा पानी, वो पानी पी लेगा जितना सॉइल उसको चाहिए, फिर वो बहा देगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, हमारी जो सीढ़ियां होती हैं, ठीक है, बिल्डिंग की सीढ़ी होती है, आप उसमें पानी फेंकिए, देखा है, मतलब काम वाली बाई आंटी को देखा है अपने, ऐसे पानी को फेंक देती है, सीढ़ी अपने आप ही पानी से साफ होते होते नीचे पानी बह जाता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा, मैं हमेशा देखती हूँ। तो यार मेरे यहाँ पे सीढ़ी इसी तरीके से धुलती है, ऐसे पानी छोड़ दिया जाता है, फिर पानी बह के नीचे चला जाता है। यहाँ भी कुछ इसी तरीके का होता है गाइस, यहाँ पे पानी छोड़ दिया जाता है, जितना पानी चाहिए वो वहाँ रख लेगा और फिर वो ऐसे बह जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, लेकिन ये कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ स्लोप्स पर ही करी जा सकती है, यानी कि ऐसे बड़ी बड़ी ढलानों पर, फिर उसमें ऐसे कटिंग स्टेप्स बना दिए जाते हैं एंड फिर ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, और ये जो है ना टेरेस कल्टीवेशन, ये बहुत मशहूर है वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज वो स्टेट्स हैं गाइस, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे ये टेरेस फार्मिंग करी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है गाइस, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास। ठीक है,
स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करते हैं। चलिए अब ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से आप इसे कटिंग कर दीजिए, या फिर ये कटिंग नेचुरली प्रकृति ने कर दी होती है, ठीक है, वहां पे स्ट्रिप क्रॉपिंग करिए। लेकिन स्ट्रिप क्रॉपिंग में एक वो होता है गाइस, एक चीज करनी होती है, जंगली घास उगा दीजिए अपने आसपास के खेतों के पास ना, जंगली घास उगा दीजिए। इससे क्या होगा गाइस, हवा आएगी ना, तो हवा पानी कुछ भी होगा तो वो जंगली घास एक बैरिकेड का काम करेगा, तो वो उस मिट्टी को खराब नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद ये देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग। एक और बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ फोटो। यहाँ पे कॉर्न उगा रखा है, यहाँ पे हे उगा रखा है, यहाँ पे ओट्स उगा रखा है। अब यहाँ पे कॉर्न है, यहाँ पे हे है और यहाँ पे ओट्स है। बीच में आप देख रहे हो, बीच में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी घास उगी हुई है, या फिर आप कह सकते हो खाली रास्ता दे रखा है, ठीक है। सो ऐसा करने से क्या होता है ना गाइस, पानी हवा कुछ भी है ना, तो वो उस घास को पहले झंझोड़ेगी, फिर वो सॉइल को खराब नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल ऐसी बात है गाइस, जैसे बारिश होती है और हम लोग अम्ब्रेला लेके खड़े रहते हैं ना, अम्ब्रेला किस तरीके से बारिश को हम पे गिरने से बचा रहा है, वैसे ही अगर यहाँ पे मैंने समझ लीजिए एक सरसों का खेती कर रखी है, और यहाँ पे अगर आप घास उगा दोगे सरसों की खेती के पास पास, तो हवा पानी कुछ भी आएगी ना, तो सबसे पहले घास से टकराएगी, वो सॉइल को कुछ नहीं कर पाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसके अंदर आप घास की एक लेयर उगा देते हो एज अ प्रोटेक्टर। एक और तरीका होता है गाइस, शेल्टर बेल्ट कहते हैं इसको। ये भी काम करता है गाइस एक शेल्टर की तरह, एक प्रोटेक्टर की तरह। समझ लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ खेती करी है, ठीक है, अब हवा हो गई, पानी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सबसे पहले इस पेड़ से होकर जाएगा। हवा बहुत बुरी तरीके से सॉइल को खराब करके चली जाती है गाइस, उड़ा देती है, फर्टाइल लैंड को खराब कर देती है, फर्टिलिटी उड़ा के ले जाती है। सॉइल के ऊपर की जो लेयर होती है ना, वही बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, और उसका उड़ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो गाइज ये बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, मैनग्रोव फॉरेस्ट ले लीजिए या मैंगो के ट्रीज होते हैं, वो ऐसे लंबे लंबे होते हैं। आई थिंक आप ट्रेन से जब सफर करते हो आपने देखा होगा, ऐसे लंबे लंबे पेड़ उगे पड़े रहते हैं, फिर खेती हो रखी होती है ना। एक बार यार नजर डालो यार अपना, मतलब फ्लैशबैक में जाके सोचो, ऐसा मैंने बहुत पेड़ देखे हैं व्हेनेवर आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम ट्रेन। सो ये पेड़ मैं सोचते थे क्यों लगा रखे हैं, ऐसे ही लगा रखे हैं डिजाइनर तरीके से। अब पता चला गाइस कि ये हवा से बचाते हैं खेतों को, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी कोई बड़े बड़े तूफान आते हैं तो सबसे पहले पेड़ों को उखाड़ के ले जाते हैं, तो पेड़ हवा के रुख को रोक लेते हैं, ठीक है। वरना अगर ये पेड़ नहीं हुए तो सबसे पहले हवा आपके घर को उजाड़ के ले जाएगी, ठीक है। तो ये शेल्टर बेल्ट्स, तो एक तो ये है कि खेतों को उड़ने से, खेती की जो सॉइल होती है फर्टाइल सॉइल, उसको उड़ने से बचाते हैं। दूसरा और है गाइस कि बहुत रेगिस्तान वगैरह से ना धूल उड़ के दूसरे स्टेट्स में जाने की कोशिश करती है, मतलब कि आंधी जिसको हम कहते हैं, तो वो आंधी ना इन पेड़ों से बच जाती है, वो आंधी इन पेड़ों से स्लो डाउन हो जाती है। सो दैट्स वाई वी यूज्ड टू टेल गाइस कि ये पेड़ वगैरह ज्यादा उगाने चाहिए, लंबे लंबे घने घने, जो हमें पानी हवा और इन नेचुरल एजेंट से बचा के रखें, ठीक है। सो दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइज ऑफ सैंड ड्यून्स, स्टेबलाइज द डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। गाइस वेस्टर्न इंडिया के साइड में, या फिर आप कह सकते हो राजस्थान और जहां जहां पे भी डेजर्ट एरिया है, यहाँ की जब आंधी आती है ना, बहुत बुरी वाली आंधी आती है, सो अगर इनके आसपास के स्टेट्स में एक बेल्ट बना दी जाए पेड़ों की, तो इसकी आंधी उस स्टेट्स में नहीं जा पाएगी। वरना आपने देखा होगा कभी कभी बड़ी बुरी तरीके से गरम गरम आंधी आती है। सो थैंक्स टू दोस प्लांट्स गाइज, हमें प्लांट इसीलिए ज्यादा मात्रा में उगाने चाहिए, बहुत तरीकों से वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट गाइज, ये हमने पढ़ा इसके अंदर कॉन्टूर प्लाविंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शीट इरोजन, विंड इरोजन, शेल्टर बेल्ट्स, ये सब कुछ पर्टिकुलर ऐसे डेफिनेशंस थे जो हमें पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है। ये भी आते हैं आपके एग्जाम में। एंड हमने पढ़ा कि सॉइल को किस तरीके से बचा सकते हैं, इन्हीं से बचा सकते हैं, और सॉइल का इरोजन कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, और नेचर भी इसको खराब करती है। नेचर कैसे? पानी से, हवा से, बर्फ से और वेव से इसको खराब करती है,
ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन आप इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर देख लीजिएगा, दूसरी वीडियो में मैं करा दूंगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद, बाय बाय।